ज्योतिष में रुचि रखने वाले सारे मित्रों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न राशियां जब लग्न में प्रवेश करती हैं तब जातक का कैसा स्वभाव रहता है, क्यों रहता है, क्या फोर्सेस उन लोगों पे प्ले करते हैं या फिर उनके ऊपर हावी रहते हैं, और कैसे तत्व और गुणों का जो रहस्य है वो किसी एक पर्टिकुलर राशि के जातक के लोगों के लिए किस तरह का रहता है। आप अब हम मीन राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मीन राशि लग्न में होती है तो जातक का किस तरह का स्वभाव रहता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट साइन मीन राशि को हम डिस्कस करते हैं और हम ये एनालाइज करते हैं कि मीन राशि जब लग्न में पड़ती है तो जातक का किस तरह का व्यवहार रहता है और क्या फोर्सेस उसके ऊपर प्ले करते हैं जिसकी वजह से उसका इस तरह का व्यवहार रहता है। पाइसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस में पड़ती है और 12वां घर जो होता है वो गिविंग का होता है, वो लॉसेस का होता है, वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से किसी चीज को त्याग देने का होता है, वो हीलिंग का होता है। 12th हाउस से हम सारी की सारी रिहैबिलिटेशन की चीजें और प्लेसेस देखते हैं जहाँ पे भी जाके हम वापस तंदुरुस्त होकर आ जाते हैं, या तो हमारी कोई बीमारी मिट जाती है या फिर हम अपने जीवन में अपने जीवन को वापस जीने के लिए अच्छी तरह से अपने को हील करके वापस आ जाते हैं। जैसे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। जितने भी किस्म की मॉनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे लोग जाके साधना करते हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, वो सारी की सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती हैं। 12th हाउस, जैसा कि हमने बात करी, गिविंग का हाउस है, लॉसेस का हाउस है, और जो 12वां घर होता है वो मोक्ष का भी हाउस होता है। वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर परमात्मा में मिल जाने का भाव होता है। बट जब हम मोक्ष की बात करेंगे तब हम लग्न से बात नहीं करेंगे, हम आत्म कारक का ग्रह से बात करेंगे। जब हम आत्म कारक का ग्रह को डिफाइन करेंगे और बाकी चर कारक को जब डिफाइन करेंगे तब हम इस पॉइंट को लेंगे। बट अभी जब जैसे कि हम रेफरेंस फ्रेम से अलग अलग भावों को देखना सीख रहे हैं तो हम बस ये ध्यान रखें कि 12th हाउस से मोक्ष को भी देखा जाता है। पाइसिस जो राशि है इसका जो गुना है वो सत्व गुना है और ये बैलेंस्ड एनर्जी के साथ है, पॉजिटिविटी है, प्योरिटी है और लाइट और इनलाइटमेंट है। इसमें जो तत्व है वो जल तत्व है। ये जल तत्व जो कि मोक्ष त्रिकोण होता है, जो कि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में पड़ती हैं जल राशियां, ये उसका लास्ट हाउस है। जल राशि का ये लास्ट हाउस है। मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द्विस्वभाव राशि है, बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस को भी नहीं कवर करती, बहुत छोटे डिस्टेंस को भी नहीं करती, और जो मोशन की का एटीट्यूड है हिलने डुलने का और किसी जगह पे जाने का वो भी काफी बैलेंस है। जरूरत पड़े तो बहुत दूर भी जाने का मन जातक तैयार रहता है, और नहीं जरूरत पड़े तो बैलेंस फॉर्म में एक छोटे डिस्टेंस पे भी वो आराम से ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड रहता है। नॉर्मली जो स्थिर लग्न के जातक हुआ करते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करने में बिलीव नहीं करा करते, क्योंकि जो लग्न है वो स्थिर है। राशि क्रूर और सौम्य और पुरुष और प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सौम्य राशि है, सॉफ्ट इसका बिहेवियर है, और ये एक ब्राह्मण राशि है। यहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं वो एजुकेशन से, नॉलेज से रिलेटेड या किसी भी किस्म की हीलिंग से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हीलिंग हो, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो। तो ये सारी की सारी चीजें 12th राशि को, पाइसेस को डिस्क्राइब करती हैं। देवगुरु बृहस्पति इसके लॉर्ड होते हैं पाइसिस के, और आधिपत्य रखते हैं मीन राशि के ऊपर अपना। देवगुरु बृहस्पति भी सत्व गुना के ग्रह होते हैं,
और जो तत्व इनमें होता है वो आकाश तत्व होता है। देवगुरु, जैसा कि हमने पहले बात करी थी, सौम्य ग्रह हैं। इनके बिहेवियर में हार्शनेस नहीं होती, बिल्कुल भी क्रूरता नहीं होती इनके बिहेवियर में। और इनका जो वर्ण है वो भी ब्राह्मण वर्ण है। तो अगर हम इस दोनों टेबल्स को अगर हम कोइंसाइड करके देखें, अगर इनको हम कंपेयर करके देखें, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी समानता देखने को मिलेगी। जो राशि है वो भी सत्वगुणा है, और जो ग्रह है उसको लॉर्ड कर रहा है, जो उसका मालिक है वो भी सत्वगुणा है। जो राशि का वर्ण है वो भी ब्राह्मण है, और यहाँ पे जो ग्रह उसका लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का, वो भी ब्राह्मण वर्ण है। तो ये सारी की सारी चीजें सत्व गुणा और ब्राह्मण वर्ण बहुत ज्यादा रीइंफोर्स्ड हो जाता है इस राशि पे। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर्स में जब डिस्क्राइब करा था, तो मैंने ये बोला था कि देवगुरु बृहस्पति को जब हम मीन राशि में बैठा हुआ देखें, तो वहां पे एक प्योर टीचर का, एक ज्ञान देने वाले एक मनुष्य का, या उस किस्म की हीलिंग करने वाले एक इंसान का की प्रवृत्ति हमारे सामने आ जानी चाहिए, एज कंपेयर टू जब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में होते हैं। वहां पे वो राज पुरोहित की तरह काम करते हैं, वहां पे वो राजा के मंत्री की तरह काम करते हैं, पर यहाँ पे एक ऋषि की तरह, एक ज्ञान देने वाले इंसान की तरह वो यहाँ पे बिहेव करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक कारक का जब हम धनु राशि को डिस्कस कर रहे थे, तब अब हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये रखनी चाहिए कि जो नॉलेज से रिलेटेड जितनी भी चीज है, बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज के साथ, बहुत अच्छी तरह से किसी चीज के बारे में गहराई तक सोचना, चिंतन करना, मनन करना, फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, विजडम जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं, फिलॉसफी जितनी सारी की सारी चीजें हैं, हायर नॉलेज जितने भी किस्म का धर्म है हमारा, और लॉ और फाइनेंस रिलेटेड चीजें जुपिटर के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं। जो इस राशि का सिंबल होता है वो दो मछलियां हैं, जो कि एक दूसरे की पूंछ की तरफ अपने फेस को करके रिप्रेजेंट करी गई हैं। मेंटल टेंडेंसीज की बात करते हैं मीन जातक के लग्न की, तो जो सबसे पहली बात होती है कि ये लोग काफी अनबेंडिंग होते हैं, और सिचुएशंस में जब कभी कभी ये लोग बिल्कुल स्टबन, जिद में आकर बिहेव करते हैं अपने कंडक्ट के अंदर। आप फिजिकली बहुत रिसेप्टिव होते हैं, और दूसरों के दुख दर्द से बहुत जल्दी ये लोग मूव हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। हम ये देखें कि जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वो अपने आप में जो तत्व को होल्ड करते हैं वो आकाश तत्व होता है, और इनका जो कार्य है वो इनका जो कार्य है वो सोसाइटी में सब लोगों को, चाहे कितना भी लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उनके क्लासेस डिफरेंट हो, उनके सोशल क्लासेस डिफरेंट हो, उनके इकोनॉमिकल एंड मॉनेटरी क्लासेस डिफरेंट हो, उनके दूसरे बिलीव्स हो, पर फिर भी सब लोग एक साथ जुड़ के सोसाइटी में रह सकें अपने अपने दायरे में, ये देवगुरु बृहस्पति का काम होता है। और जो पीस का जो एटमॉस्फेयर है, जो वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करने का जो काम है, वो देवगुरु बृहस्पति के पास ही होता है। तो ये लोग दूसरों के दुख दर्द से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, और उनकी पूरी मदद करने की ये लोग कोशिश करा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जुपिटर 9th हाउस के कारका होते हैं। 9th हाउस से हम रिलीजन और धर्म को देखा करते हैं। तो इन लोगों में जो रिलीजन के प्रति, और जो भी इनका रिलीजन हो, उसके लिए जो डिवोशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। कभी कभी ये लोग अगर किसी पर्टिकुलर सेक्ट को या किसी ओपिनियन को और किसी और ऐसी चीजों को अगर ये फॉलो करना लगे, तो ये काफी ब्लाइंडली उसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं। और
इस हद तक जा सकते हैं कि इनको दूसरों के जो ओपिनियन है उसके लिए थोड़ा इनकी टॉलरेंस काफ़ी कम हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अपन खुद को जो बात समझ में आ गई रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लोग उस पर फिर अड़ जाते हैं और दूसरों की तरफ थोड़े इंटॉलरेंट हो जाते हैं। अ, प्रभु से, भगवान से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कोई भी गलत काम करने से पहले 50 बार सोचते हैं। इनकी अंतरात्मा में प्रभु का डर बहुत बुरी तरह से बना रहता है। गॉड लविंग भी होते हैं और गॉड फियरिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिजिकल टेंडेंसी से जो इनकी बॉडी का साइज है वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, शॉर्ट टू मिडिल साइज बॉडी होती है, इनकी हाइट होती है। काफ़ी थिक बिल्ड होती है, बड़े गोल गोल राउंड शोल्डर्स होते हैं। अच्छा बड़ा लंबा चेहरा होता है, थोड़ा ओवल शेप का भी हो सकता है। फिश की तरह इनकी आईज होती हैं और वेट गेन करने की इनकी भी टेंडेंसी होती है। तो इस चीज को हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। जनरल टेंडेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग जो समाज में जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं रिलीजन को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, इनका उन्हीं की तरफ रुझान रहता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये लोग रेस्पेक्ट करते हैं काफ़ी ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स को। ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स सारी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि कन्वेंशन के साथ चली आ रही हैं और एक ज़माने से चली आ रही हैं, कोई परंपरा है, कोई और प्रैक्टिस है। तो ये लोग उसको बहुत बुरी तरह से फॉलो करते हैं और ये लोग दुनिया में सब छोड़ सकते हैं पर अपना ऑर्थोडॉक्सी ये लोग नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं और सुपरस्टिशियस होने की जो लिमिट है वो कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है। और सुपरस्टिशन होने का मतलब है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब काम खराब होने वाला है। कोई दूसरा एनिमल है कि कोई डोंकी अगर गधा लेफ्ट में दिखता है तो सारे काम बन जाएंगे। या फिर अगर हम जा रहे हैं और हमारे को अर्थी दिख जाती है और उसके साथ हमारे को गधा दिख जाता है तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। सो जो इस तरह की जो एटीट्यूड है जो कि लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी कुछ कॉन्क्रीट बात निकाल के नहीं देता है, तो इस तरह के जो सुपरस्टिशंस बिलीव होते हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा इनका लगाव रहता है। थोड़े रिजर्व्ड होते हैं और प्रीमेच्योर कंक्लूजन किसी बात पे, किसी मुद्दे पे पूरी बात बिना सुने ये लोग निकाल सकते हैं कभी कभी। So they are God fearing and they are very rigid in observance of religious customs एंड प्रैक्टिसेस। अब अगर मीन लग्न के जातक को आप कुछ भी डेविएशन करने के लिए बोलेंगे किसी प्रथा में, किसी प्रोसेस में, किसी पूजा में, तो वो साफ मना कर देगा और वो क्लियरली और स्ट्रिक्टली आपको फॉलो, जो ट्रेडिशन है, जिस तरह से चीज होती आ रही है उसको फॉलो करने के लिए वो आपको सजेस्ट करेगा। थोड़े टिमिड होते हैं, बहुत ज्यादा साहसी नहीं हुआ करते हैं, पर फिर भी इन लोगों में दूसरों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का कि मैं तुमसे सुप्रीम हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ, किसी न किसी फॉर्म में अपनी एम्बिशियस को और अपनी पोजीशन को दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की इनकी थोड़ी आदत ज्यादा होती है। कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि काफी ओवर एम्बिशियस होने की वजह से जो ये सोचते हैं अपनी जिंदगी में अचीव करना, जिस मुकाम पे ये जाना चाहते हैं और जहाँ पे ये अपने आप को फाइनली देखना चाहते हैं, वो ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होते हैं, तो थोड़े से डिसअपॉइंट रह सकते हैं। हिस्ट्री से, पुराणों से
वेदा से जो भी कोई चीज अपने कल्चर से रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हो, उन सब चीजों में इन लोगों का बहुत ज्यादा रुझान रहता है। जितनी भी किस्म की पुराणों में कहानियां हैं, पौराणिक स्टोरीज हैं, पुरानी कथाएं हैं, पुरानी सेइंग्स हैं, जितनी भी किस्म में हमको अपना ओल्ड ट्रेडिशन और अपना कल्चर या उससे रिलेटेड जितनी भी जो चीजें होती हैं, इनका उनकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहता है। एंटिक्स की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान रहता है। हिस्ट्री की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान रहता है। आ, तो जब हम चेक करें और हम हमारे सामने कुंडली आए और हम उसमें देखें कि भाई जो जातक ने अपना बर्थ डेटा दिया है उस हिसाब से मीन लगना उदय हो रहा है, तो जो ये हिस्ट्री के और पुराणों के और वेदास के और जो स्टोरीज का जो एस्पेक्ट है, ये 95% केसेस में बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो हम जातक से इस तरह के सवाल करें और वो तुरंत ही बता देगा, चाहे वो जो भी रिलीजन का हो, वो तुरंत इस बारे में पॉजिटिवली असर्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, अगर वो मीन लग्न का जातक है तो। आ, काफी फ्रूगल होते हैं अपनी स्पेंडिंग में। कहने का मतलब यह है कि पैसा बर्बाद नहीं करते हैं और उसको बचा के रखने की तरफ इनका पूरा रुझान रहता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि दूसरों पे डिपेंडेंट रह जाता है इंसान, बट फिर भी इनका एक अपना मार्क ऑफ इंडिपेंडेंस इनका हमेशा बना रहता है। बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होते हैं और जस्ट बिहेवियर बाकी सब लोगों के साथ हो, पूरी सोसाइटी में सब लोगों के साथ हो, ऐसे इनके मंसूबे होते हैं। और ये कोई भी चीज जो सत्य से हमको हमारा मार्ग सत्य के मार्ग पे ना चलते हुए असत्य या अधर्म के मार्ग पर अगर कोई बात हमको फोर्स करती है, किसी का ओपिनियन आता है या इनके ऊपर फोर्स करा जाता है, तो ये सब उन चीजों से बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और किसी भी फॉर्म में ये लोग जो सत्य की राह है, जो भगवान की राह है, जो ऑनेस्टी की राह है, जो सबके साथ एक भाईचारे का व्यवहार सबके साथ रखना चाहिए, उस लॉज को ये बाईपास कभी नहीं करना चाहते और नहीं तोड़ना चाहते। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी जो सारी जो डीलिंग्स है दुनिया के साथ, वो बहुत जस्ट रहती है नॉर्मली। गुरु जो कि लग्ना लॉर्ड है, अगर वो बहुत स्ट्रेंथ में नहीं हो या वीक पोजीशन में बैठा हुआ हो, तो इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी कमी पाई जाती है। सो अब मेंटल कीवर्ड्स अगर हम एक बार देखें तो ये सेम रेपुटेशन है कि दे फील द पेन एंड सॉरो ऑफ अदर्स। बहुत जल्दी ये लोग मूव हो जाते हैं दूसरे आदमी के दुख दर्द से। बहुत जेनरस होते हैं, दिल खोल के पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों की। इमोशनल होते हैं, जल राशि है, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कंपैशन का मतलब ये है कि इंसान किसी इंसान को, किसी ग्रुप को या कुछ एक समुदाय को अगर तकलीफ में देखे और फिर उस तकलीफ में आने के बाद सिर्फ उनके दुख पे मनन करके वापस अपने काम में लग जाए, तो वो इंसान पूरा कंपैशनेट नहीं होगा। कंपैशनेट वो इंसान होता है जब वो पूरे दुख दर्द को समझकर उनके लिए कुछ करना चाहे, जो भी उसके बूते में है, जितना भी अपने रिसोर्सेज से, चाहे वो अपने फिजिकल बॉडी से हो, चाहे वो अपनी वेल्थ से हो, चाहे वो अपनी नॉलेज से हो, चाहे वो अपने कॉन्टैक्ट से हो, किसी भी फॉर्म में अगर वो दूसरों की मदद करना चाहे तो वो कंपैशनेट होता है। और इन लोगों में जो कंपैशन है वो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ होता है। अब लग्न में जल राशि है और जो ग्रह लॉर्ड कर रहा है वो भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत नॉलेजेबल ग्रह है। तो इन लोगों में जो इमेजिनेशन है और जो ऑथरशिप है वो बहुत अच्छी हुआ करती है। इंट्यूशन भी इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। काफी इमोशनल होते हैं और कभी कभी जब लगना स्ट्रांग नहीं है तब अपनी बात को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लगना लॉर्ड जब
स्ट्रेंथ में नहीं है तो अपनी बात को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कभी कभी नहीं कर पाते हैं। आर्ट्स में किसी भी फॉर्म का आर्ट हो, स्पिरिचुअलिटी में, इन सब चीज़ों में इनका बहुत गहन ओरिएंटेशन रहता है और आप सारा दिन बिठा के इनके साथ इस तरह की बातें कर सकते हैं क्योंकि इनको नेचुरली पसंद होती हैं। इसीलिए किसी भी फॉर्म में वैदिक नॉलेज का, ट्रेडिशन की नॉलेज का, किसी भी और किस्म की नॉलेज का, जैसे ज्योतिष है, हमारा समुद्रिका शास्त्र है, जो पॉमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, या वेदास की कहानियां हैं, या फिर पुराणों की कहानियां हैं, मंत्रस की कहानियां हैं, मंत्र के बारे में जो चीज़ें हैं, किसी भी फॉर्म में और नॉलेज से रिलेटेड है, कुछ ग्रामर है, हमारी संस्कृत भाषा है, जितने भी किस्म के चीज़ें हैं जो कि और कल्चर्स में भी पाई जाती हैं, और जो रिलीजन उसका कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा मेल खाती हैं, उन चीज़ों में ये दूसरों को ज्ञान देने के लिए बहुत उपयुक्त लोग होते हैं। जो गाइड हुआ करते हैं हमको, किसी अगर हम हिस्टोरिक प्लेस में जाएं, जैसे हम किसी म्यूजियम में जाएं और वहाँ पे जाके हम देखना चाहें कि भाई किस तरह से पुराने ज़माने में काम हुआ करता था, या फलाना व्यक्ति जिसका अवशेष वहाँ पे रखे हुए हैं वो किस तरह की जीवन शैली जीता था। तो अगर जुपिटर, अगर पाइसिस लगना का अगर वो गाइड होगा तो वो बहुत डिटेल में और बहुत प्यार के साथ हमारे को ये सारी की सारी चीज़ें समझाएगा, क्योंकि उसका जो नेचुरल ओरिएंटेशन है वो हिस्ट्री की तरफ है, वो एंटीक्स की तरफ है, वो अपने कल्चर की तरफ है। तो उसको ये चीज़ अपने आप पहले ज्ञान लेने का बहुत ज़्यादा मन करता है, उसके बाद वो खुशी खुशी अपना ये ज्ञान दूसरों में बांटता है। इसीलिए ये लोग इन सारे कार्यों को करने के लिए बहुत उत्तम इनका कॉम्पोजिशन है। काफ़ी इजी गोइंग होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, नेचर भी बहुत अच्छी होती है, और सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से ये लोग, इनका जो बिहेवियर है, बहुत वेल बिहेव्ड लोग होते हैं, बहुत डिग्निफाइड होते हैं, बड़े इज्जत के साथ दूसरों के साथ बात करते हैं और खुद के लिए भी बहुत इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं। कस्टम्स ट्रेडिशंस को बहुत लाइक करते हैं, हमने ये बात कर ही ली है। अच्छे खासे सेंसिटिव लोग होते हैं, छोटी सी बात का बुरा भी लग सकता है, गुस्सा भी इनको आ सकता है, और छोटी छोटी बातों से अच्छा भी लग सकता है, काफ़ी खुशी का अनुभव भी हो सकता है, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी सुख की अनुभूति इनको हो सकती है। फेथ जो होता है वो जुपिटर से आता है, तो इन लोगों में जो इनका जो पैटर्न है लाइफ का, दे हैव फेथ, उनमें विश्वास करने की कैपेसिटी होती है, और जब ये अच्छी तरह से सोच विचार कर कर किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर, किसी समुदाय पर, किसी धर्म पर, या किसी और किसी चीज़ पर, किसी किस्म की लॉज पर जब एक बार फेथ कर लेते हैं तो इनका जो फेथ है वो प्रगड़ रहता है, जो कि अनशेकेबल रहता है। हमारा ये 12 साइंस का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम कोशिश करें कि हम इन सारे साइंस की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, जो कि इनको क्लियरली डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे साइंस से, उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करें, और फिर इस टेबल पे थोड़ा गौर करें कैसा साइन है, कौन सा उसका हाउस है नेचुरली कालपुरुष की कुंडली में, कैसा उसका गुना है, कैसा ग्रह का गुना है, किस किस्म का दोनों का तत्व है, आपस में मिसमैच है कि आपस में यूनिजन है कि आपस में सिनर्जी है, किस तरह का स्वभाव है राशि का और ग्रह का। राशि का स्वभाव मतलब उस इन्वायरमेंट में किस तरह के काम होने चाहिए, और जो उसका लॉर्ड है वो किस तरह का एटीट्यूड रखता है उसको ड्राइव करने के लिए, किस तरह का प्रोफेशन वहाँ पे होता है, रिप्रेजेंट करा जाता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाती हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाती हैं, और फिर ग्रह
का कैसा वर्ण है, वो किन चीज़ों के लिए नेचर ने उसको नेचुरली बनाया है, इन सब चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रखें। और चाहें तो इनको रिपीटेडली हम लोग पढ़ते रहें और तो हमको ये नेचुरली याद हो जाएंगे। एटलीस्ट मेन पॉइंट्स तो हमको याद हो ही जाएंगे अगर हम एक दो बार रिवीजन करेंगे तो। आ, इस पूरी एक्सरसाइज का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यूटिलाइजेशन हमको आगे चल के करना है, वो ये करना है कि जब हम किसी भी फॉर्म में अगर लग्न की बात करें, चाहे हमने वेरियस लग्नस को अभी डिफाइन नहीं करा है, शायद एक इनिशियल प्रेजेंटेशन में कुछ थोड़ा हमने बात करी है अरुण लग्न के बारे में, घटिका लग्न के बारे में, होरा लग्न के बारे में और बाकी के और लग्नस के बारे में। बट जब भी हम अब आगे चल के बात करें कि भाई फलाने आदमी का लग्न सिंह राशि में है और उसका जो अरुण लग्न है वो मेष राशि में है, तो हमको ये दोनों साइंस के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तुरंत हमारे को ध्यान में आ जाने चाहिए। जो राशि लग्न नॉर्मल लग्न में असेंडेंट में राइज हो रहा है, वो इस इंसान का प्रगढ़ गहन कैरेक्टर है। हमने बात स्टार्ट करी थी कि जो लग्न है वो हमारा अटैचमेंट है, हमारी बॉडी है, वो हमारी रिएक्टिव पावर है, जिससे हम सोच समझ के बर्ताव करते हैं। हम सोचते हैं अपने अपने चंद्रमा से, अपनी हम डीप एनालिसिस करते हैं जुपिटर से, हम चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं नॉलेज के साथ जुपिटर से, हम इन जनरल चीज़ों का कंपैरिजन और दूसरे किस्म का जो एनालिसिस है वो मरकरी से करते हैं। हम सोचते हैं चंद्रमा से, जो वीनस है वो हमको सांसारिक बुद्धि प्रदान करते हैं कि सांसारिक तरह से क्या हो रहा है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। जो राहु केतु होते हैं वो हमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देते हैं कि बहुत बाहर से बैठकर इंसान सोच सकता है। राहु स्पेसिफिकली, केतु हमको बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर देता है। तो इन सब चीज़ों के सारे ग्रह से, सारे नक्षत्र से और बाकी जो उपग्रह वगैरह भी होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन करने के उपरांत हम फाइनली किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। बट जो हम रिएक्ट करते हैं वो हम अपने लग्न से करते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये हमारा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम दुनिया में कांटेक्ट में आते हैं। हमारा जो रिएक्शन होता है वो 50,000 लाखों चीज़ें सोचने के उपरांत होता है। वो अपना स्टेटस, वो अपनी सोसाइटी में इमेज, अपने बेनिफिट्स, या जिस भी इंसान का रुख हो, चाहे वो वेलफेयर की तरफ हो, चाहे वो सेल्फिशनेस की तरफ हो, चाहे वो जो भी उसका एजेंडा हो, उन सब के मिश्रण के उपरांत हम फाइनली आके अपना रिएक्शन देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे उसको मैं रेज करके उसका आंसर दे देना चाहता हूँ कि जब हम वर्ग कुंडलीज देखेंगे, वर्ग कुंडलीज के बारे में भी हमने अभी बहुत डिस्कस नहीं करा है, बट अलग अलग एनवायरनमेंट्स में किसी इंसान का किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का वो एक एनवायरनमेंट अपने आप में उसकी जिंदगी में किस तरह से चल रहा है, ये हम देखने के लिए अलग अलग वर्ग कुंडलीज देखा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल D12 जो चार्ट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा सारा पेरेंटल एनवायरनमेंट, कि हम अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारे फादर हमारी मदर किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो लोग हमारी कुंडली में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमको ये पता है कि जो 4th हाउस है वो मदर का होता है, जो 9th हाउस है वो फादर का होता है। तो हम एक चीज को उठा के देखें, जैसे फर्ज कीजिए किसी इंसान का द्वादश D12 जो चार्ट है, द्वादशांश जिस कुंडली जिसको हम बोलते हैं, वहां पे अगर 9th हाउस में किसी का जेमिनी राइजिंग है तो वो उसके फादर को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइन। बट एट द सेम टाइम अगर उस इंसान की कुंडली, उस इंसान के पास अपने फादर की एक्चुअल कुंडली हो और उस कुंडली में उनका एरीज लगना हो, तब एक कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा होती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब क्या है इस बात का। तो इस बात का मतलब यही है
कि उस इंसान, उसके जो फादर हैं, उस जातक के जो फादर हैं जिनका नेचुरल अपनी राशि कुंडली में एरीज लगना है, वो एरीज की तरह ही बिहेव करेंगे अपनी नॉर्मल जिंदगी में। बट उस जातक के पेरेंटल एनवायरनमेंट में जब वो एक पिता की तरह उसके साथ बिहेव करेंगे, तब वो जो लगना 9th हाउस में राइज हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उन चीजों को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए उस इंसान की जिंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सिमिलरली हमको 4th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, और बाकी जो वर्ग कुंडलीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनको भी हमको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी जनरलाइज्ड रूल के हिसाब से देखते हुए आगे बढ़ना है। हमको कंफ्यूज नहीं होना है इन दो चीजों में कि इंसान का एक्चुअल लगना तो कुछ और निकल के आ रहा है, पर मेरी कुंडली में इस इंसान को जब मैं देखता हूं तो लगना कुछ और निकल के आ रहा है। तो ये दोनों चीजों को हमको क्लियरली इस इस फैक्ट को हमको समझते हुए आगे ज्योतिष की रीडिंग्स लेनी चाहिए।